हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के वीडियो में स्ट्रेट लाइन का अगला लेक्चर लेकर के आए हैं। हम आपको जैसा कि हर वीडियो में बताते हैं कि आपको हमारे वीडियो में जो क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी बुक से होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होंगे। देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं और अन्य बुकों के, अन्य किताबों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब न किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में इंटर क्लास के, 12th क्लास के मैथ्स के सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, कंपटीशन के भी मिलेंगे। और पढ़ने के बाद शेयर करिए। देखिए, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, हम हर वीडियो में बोलते हैं कमेंट्स करिए। कमेंट्स करने से हमें थोड़ा सा लगता है कि नहीं, आप लोग पढ़ रहे, रिस्पांस मिलता है तो वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। और देखिए, हमारे वीडियो जो हैं, आपने पढ़ा होगा या पढ़िए, या 2-3 वीडियो पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, वाकई में आपको सिखाने के लिए। तो थोड़ा सा देखिएगा, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, सिद्ध करो रेखा x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर p का अक्षों के बीच अंताखंडित भाग के मध्य बिंदु का बिंदुपथ। अक्षों के बीच अंताखंडित, अक्षों के बीच का मतलब समझते हो, x अक्ष और y अक्ष के बीच, अक्षों के बीच अंताखंडित भाग। अंताखंडित मतलब जो अंताखंड कटा है, दोनों अक्षों के बीच, अक्षों के बीच अंताखंडित भाग के मध्य बिंदु का बिंदुपथ 1/x² प्लस 1/y² बराबर 4/p² है। मतलब देखिएगा, ऐसे देखो, थोड़ा सा फिगर से देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेखा का अक्षों के बीच, देखो आपको हमने बताया था, समझना जरा गौर से देखिएगा। हमने आपको बताया था, जैसे ये रेखा है, ये तो ये जो OA होता है, इसको बोलते हैं x अक्ष पर कटा अंताखंड। जो OA होता है, देखिए जिन्होंने पिछला लेक्चर ना देखा हो, पिछला लेक्चर देख करके आइए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। जब तक आप पीछे का लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक आप पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आपको हो सकता है कम समझ में आए, इसलिए आप पिछला लेक्चर देख करके आइए तो आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए, जो OA होता है ये x अक्ष पर कटा अंताखंड होता है, जो OB होता है वो y अक्ष पर कटा अंताखंड होता है। जो OA होता है वो x अक्ष पर कटा अंताखंड होता है, जो OB होता है वो y अक्ष पर कटा अंताखंड होता है, ऐसा पहले भी बता चुके हैं। और जो AB है ये अक्षों के बीच कटा अंताखंड है। जो AB है ये अक्षों के बीच कटा अंताखंड, जो AB है ये है अक्षों के बीच कटा अंताखंड। तो कहा गया अक्षों के बीच कटा अंताखंडित भाग। देखिए, तो OA को क्या बोलेंगे, x अक्ष पर कटा अंताखंड। OB को क्या बोलेंगे, y अक्ष पर कटा अंताखंड। OB को बोलेंगे y अक्ष पर कटा अंताखंड। और AB को क्या बोलेंगे, अक्षों के बीच अंताखंडित भाग या अक्षों के बीच कटा अंताखंड। AB है, अक्षों के बीच का मतलब हो गया दोनों अक्षों के बीच, जो x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष दोनों अक्षों के बीच होना चाहिए। तो अक्षों के बीच कटा अंताखंड कौन हो गया यहाँ पर, AB। तो कहा गया अक्षों के बीच अंताखंडित भाग के मध्य बिंदु, अंताखंडित भाग का मध्य बिंदु मान लो ये है P है। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो कि अक्षों के बीच जो अंताखंडित भाग है, देखिए अक्षों के बीच अंताखंडित भाग का मतलब हो गया दोनों अक्षों के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों अक्षों के बीच का भाग कौन है, AB है। दोनों अक्षों के बीच का भाग कौन है, AB। दोनों अक्षों के बीच का भाग कौन है, AB। और दोनों अक्षों के बीच अंताखंडित भाग का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु कौन है, P। तो कहा गया मध्य बिंदु का बिंदुपथ। देखिए, आपको बिंदुपथ के बारे में थोड़ा सा बता दें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत 99% लड़के नहीं लगा पाते। बिंदुपथ का मतलब हो गया, पहले सुनिए, जिन बिंदुओं का बिंदुपथ निकालना होता है, जिन बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना होता है या निकालना होता है, ज्ञात करना होता है या निकालना होता है, क्या करते हैं, उन बिंदुओं के पदों में समीकरण निकालते हैं, समीकरण निकालते हैं। जिन बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना होता है उन बिंदुओं के पदों में समीकरण निकालते हैं और अंत में उन्हीं बिंदुओं को x, y से संतुष्ट करा देते हैं। और अंत में
और अंत में उन्हीं बिंदुओं को x, y से संतुष्ट करा देते हैं। x, y से संतुष्ट करा देते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले समय में आपको बिंदुपथ के बहुत सवाल मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सवाल मिलेंगे, कोई भी बच्चा लगा नहीं पाता, इसलिए बहुत गौर से देखिए। जिन बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना होता है उन बिंदुओं के पदों में समीकरण निकालते हैं। जिन बिंदुओं का बिंदुपथ निकालना होता है ना, उन बिंदुओं के पदों में पहले समीकरण निकालते हैं और अंत में उन्हीं बिंदुओं को, किन बिंदुओं को, जिनका बिंदुपथ निकालना होता है, उन्हीं बिंदुओं को x, y से संतुष्ट करा देते हैं। जिन बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना होता है उन बिंदुओं के पदों में समीकरण निकालते हैं। देखिए, चलो, जिन बिंदुओं का बिंदुपथ निकालना होता है उन बिंदुओं के पदों में समीकरण निकालते हैं। अब कुछ लोग जानना चाहेंगे कि समीकरण किस सूत्र से निकालते हैं। देखिए, तो समीकरण निकालने के लिए कोई सूत्र नहीं होता, बस इतना ध्यान रखना है कि जिन बिंदुओं का बिंदुपथ निकालना है उन बिंदुओं के पदों में समीकरण आना चाहिए। जिन बिंदुओं का बिंदुपथ निकालना है उन बिंदुओं के पदों में समीकरण आना चाहिए। वो समीकरण चाहे जिस मेथड से, चाहे जिस सूत्र से निकाला गया हो, बिंदुपथ निकालने का कोई पर्टिकुलर सूत्र नहीं होता है। बिंदुपथ निकालने का कोई पर्टिकुलर सूत्र नहीं होता, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जिन बिंदुओं का बिंदुपथ निकालना होता है, जिन बिंदुओं का बिंदुपथ निकालना होता है उन बिंदुओं के पदों में समीकरण आना चाहिए और अंत में उन्हीं बिंदुओं को मतलब जिनका बिंदुपथ निकालना है, उन्हीं बिंदुओं को x, y से संतुष्ट करा देते। तो यहाँ पर किसका बिंदुपथ निकालना है? अंताखंडित, अक्षों के बीच अंताखंडित भाग। तो अक्षों के बीच अंताखंडित भाग, ये देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है और हम आपको कोशिश करते हैं 100% सिखाने की। हमने इसीलिए हर वीडियो में 3 बार तो जोड़ते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको 12th क्लास के हर चैप्टर के बढ़िया एक तरफ से लेक्चर मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बाद में शेयर करिए, कमेंट्स करिए। देखिए, आपको खुद लग रहा होगा फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, अगर फॉर्मेलिटी के लिए होते तो ऐसे क्वेश्चन हम ना बताते, ये सारी चीज़ें ना सिखाते, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, तो कहा गया अक्षों के बीच अंताखंडित भाग। तो अक्षों के बीच अंताखंडित भाग कौन है? ए बी। भाग के मध्य बिंदु, चलिए हमने भाग का मध्य बिंदु कौन मान लिया? पी। तो मध्य बिंदु का बिंदुपथ, मध्य बिंदु का बिंदुपथ मतलब मध्य बिंदु मतलब यहाँ पर कौन है? पी। तो चलिए मान लो, जैसे कि मान लो कि मध्य बिंदु के निर्देशांक h, k। सपोज कर लो कि मध्य बिंदु का मध्य बिंदु है, अंताखंडित भाग ए बी है और अंताखंडित भाग का जो मध्य बिंदु है पी है, उसके निर्देशांक हमने क्या मान लिए? h, k। तो अंताखंडित भाग के मध्य बिंदु का बिंदुपथ मतलब किसका बिंदुपथ निकालना है? h, k का। मध्य बिंदु का मतलब p का, p के निर्देशांक क्या है? h, k। तो आपने अभी देखा इधर कि जिन बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना होता है उन बिंदुओं के पदों में समीकरण निकालते हैं और अंत में उन्हीं बिंदुओं को x, y से क्या करा देते हैं? संतुष्ट करा देते हैं। तो यहाँ पर किसका बिंदुपथ निकालना है? अंताखंडित भाग के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ। तो अंताखंडित भाग कौन है? ए बी है, उसका मध्य बिंदु कौन है? पी है और उसके निर्देशांक क्या है? h, k। तो मतलब किसका बिंदुपथ निकालना है? h, k का। किसका बिंदुपथ निकालना है? h, k का। और जिसका बिंदुपथ निकालना होता है उन्हीं के पदों में समीकरण आना चाहिए। तो यहाँ पर समीकरण किसके पदों में आना चाहिए? h, k के पदों में। तो जिन बिंदुओं का बिंदुपथ निकालना होता है उन बिंदुओं के पदों में समीकरण निकालते हैं और अंत में उन्हीं बिंदुओं को x, y से संतुष्ट करा देते हैं। तो यहाँ पर किसका बिंदुपथ निकालना है? h, k का। तो समीकरण किसके पदों में आना चाहिए? h, k के पदों में आना चाहिए और अंत में h, k को x, y से संतुष्ट करा देंगे। तो ये चीज़ साफ किए दे रहे। अब देखिए, तो यहाँ पर h, k का बिंदुपथ निकालना है तो समीकरण h, k के पदों में निकालेंगे और अंत में h, k को x, y से संतुष्ट करा देंगे। तो देखिएगा जरा, तो रेखा दी गई है, ये रेखा, तो ये देखो रेखा दी गई। तो रेखा OA क्या है? x अक्ष पर कटा अंताखंड, OB क्या है? y अक्ष पर कटा अंताखंड और AB क्या है? दोनों अक्षों के बीच कटा अंताखंड। तो पहले अंताखंड रूप में बदला जाए। देखिए, तो अंताखंड रूप हर लेक्चर में पढ़ते चले आ रहे हो, x/a + y/b = 1।
अगर आपसे पूछा जाए कि अंताखंड रूप में क्यों बदलेंगे, हर चीज़ को समझिएगा, अगर पूछ लिया जाए अंताखंड रूप में क्यों बदलेंगे, तो आप बताओगे जब अंताखंड रूप में बदलेंगे तो ये OA पता चल जाएगा, एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड, ये जो होता है A यही होता है एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड, ये जो OB होता है B ये होता है वाई अक्ष पर कटा अंताखंड। जब ये अंताखंड पता चल जाएंगे तो ये निर्देशांक पता चल जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा था जैसे ये A है तो ये होता है A,0, ये B है तो 0,B, तो पहले अंताखंड रूप में बदला जाए। गौर से समझिएगा, जब अंताखंड रूप में अगर मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि अंताखंड रूप में क्यों बदला जाए, तो आप बताओगे अंताखंड जब ये एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड वाई अक्ष पर कटा अंताखंड पता चलेगा तभी आगे हल होगा। तो आपको पिछले 2 लेक्चर में हम बता चुके हैं, पिछले 2 वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जब रेखा का अंताखंड रूप होता है उसमें क्या होता है, x का गुणांक +1, y का गुणांक +1 और बराबर में भी +1 होना चाहिए। तो ये रेखा दी गई, इसको अंताखंड रूप में बदला जाए। देखिएगा x का अल्फा बराबर p, अंताखंड रूप में बदला जाए। यही रेखा तो है, इसी रेखा का अक्षों के बीच कटा अंताखंड, इसी रेखा का अक्षों के बीच कटे अंताखंडित भाग के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ निकालना है। तो इसको पहले अंताखंड रूप में, इस रूप में बदला जाए, इस रूप में। अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि अंताखंड रूप में क्यों बदला जाए, तो आपका आंसर सिर्फ यही होना चाहिए कि अंताखंड रूप में बदलेंगे तो एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड OA पता चल जाएगा, वाई अक्ष पर कटा अंताखंड OB पता चल जाएगा, तो A और B के निर्देशांक पता चल जाएंगे। जब A और B के निर्देशांक पता चलेंगे तभी हल होगा, क्योंकि ये AB, ये क्या है, AB का मध्य बिंदु है, इसलिए। अब देखिए, तो इसको अंताखंड रूप में बदलने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1, x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, बराबर में भी 1, तो p से पहले भाग लगा दो। देखो यहाँ 1 बनाने के लिए पहले p से भाग लगा दो, 1 बनाने के लिए पहले p से भाग लगा दे तो 1 हो गया। क्या ये अंताखंड रूप में बदल गया? नहीं। क्या ये अंताखंड रूप में बदल गया? नहीं। क्या ये अंताखंड रूप में बदल गया? नहीं। क्यों? क्योंकि अंताखंड रूप में x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, बराबर में भी 1। देखिए यहाँ बराबर में तो 1 है, लेकिन x का गुणांक 1 नहीं है, y का गुणांक भी 1 नहीं है। तो इसको ऐसे लिखो, देखो इसको अंताखंड रूप में बदलने, इसको ऐसे लिख सकते हो p/cos अल्फा, p, अब इसको लिख सकते हो y p/sin अल्फा बराबर 1। अब देखिए अंताखंड रूप में हो गया। ये हमेशा ध्यान रखना कि अंताखंड रूप में तभी होगा जब x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, बराबर में भी। अब ये हो गया, देखो a, ये हो गया x अक्ष पर कटा अंताखंड, ये चीज़, ये x अक्ष पर कटा अंताखंड p/cos अल्फा, और ये हो गया y अक्ष पर कटा अंताखंड, ये चीज़, ये हो जाएगा p/sin अल्फा, ये y अक्ष पर कटा अंताखंड और ये x अक्ष पर कटा। अब देखिए ये निर्देशांक कितना आएगा, जब ये अंताखंड A होता है तब ये निर्देशांक A,0 होता है। तो ये निर्देशांक कितना आएगा, देखो p/cos अल्फा, 0। ये जब अंताखंड B होता है तब ये निर्देशांक 0,B होता है। तो ये निर्देशांक कितना आएगा, 0,p/sin अल्फा, 0,p/sin अल्फा। देखिए जब अंताखंड रूप में बदल जाता है तो जो A होता है ये x अक्ष पर कटा अंताखंड होता है, तो A की जगह कौन है, p/cos अल्फा। ये जो B होता है ये y अक्ष पर कटा अंताखंड होता है, तो B की जगह कौन है यहाँ पर, p/sin अल्फा। तो ये निर्देशांक कितना हो जाएगा, जैसे ये दूरी A, तो A,0, तो ये दूरी कितनी है, p/cos अल्फा, तो p/cos अल्फा, 0, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0। और ये दूरी कितनी है, p/sin अल्फा, तो ये निर्देशांक 0,p/sin अल्फा, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0। अब देखो AB का ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दो। देखो यहाँ पर लिखोगे P AB का मध्य बिंदु है। अभी आपको बता चुके हैं कि जिन बिंदुओं का बिंदुपथ निकालना होता है
उन बिंदुओं के पदों में समीकरण निकालते हैं और अंत में उन बिंदुओं को x, y से संतुष्ट करा देते हैं। चीज़ बहुत अच्छी गौर से देखें। तो PAB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। देखिए तो ये मध्य बिंदु है, तो x बराबर, x मतलब h बराबर x1, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। क्या होता है? x1 प्लस x2, देखो x1 कितना है p अपान cos अल्फा प्लस x2, x1 y1 x2 y2, x2 0, ये x2 0 अपान 2। अब देखिएगा ये हो जाएगा 2h बराबर हो जाएगा p अपान cos अल्फा, या यहाँ से इसको हम लोग ऐसे cos अल्फा को इधर कर दो, cos अल्फा बराबर हो जाएगा p अपान 2h। ऐसे देखिएगा थोड़ा सा, cos अल्फा बराबर हो जाएगा p अपान 2h, cos अल्फा बराबर cos अल्फा इधर और ये इधर। अब देखिए y बराबर, तो y यहाँ पर कौन है? k है, y यहाँ पर कौन है? k है, y1 और प्लस y2 बटे 2, तो y1 कितना? देखो 0, क्योंकि x1 y1 x2 y2, तो y2 की जगह कितना है? देखिए p अपान साइन अल्फा और बटे में 2 का इधर गुणा करा देंगे, 2k बराबर p अपान साइन अल्फा। यहाँ से साइन अल्फा बराबर निकाला जाए तो आएगा p अपान 2k। समीकरण नंबर 2 कर लिया गया। समीकरण साइन अल्फा इधर। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ दो। वर्ग करके मालूम क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। देखिएगा तो ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को, क्योंकि आपको पता है वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके, क्योंकि आपको पता है कि जिन बिंदुओं का बिंदुपथ निकालना होता है उन बिंदुओं के पदों में समीकरण निकालते हैं और अंत में उन बिंदुओं को x, y से संतुष्ट करा देते हैं। और समीकरण निकालने का कोई पर्टिकुलर सूत्र नहीं होता। देखिए तो वर्ग करके कैसे जोड़ोगे? cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। वर्ग करके सिर्फ इसीलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसका वर्ग कितना आएगा? p स्क्वायर अपान 4h स्क्वायर। देखिएगा p स्क्वायर अपान 4h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपान 4k स्क्वायर, p स्क्वायर अपान 4k स्क्वायर। अब देखिएगा ये वैल्यू 1 हो गई और इनसे p स्क्वायर अपान 4 कॉमन कर लो तो 1 अपान h स्क्वायर प्लस 1 अपान k स्क्वायर। अब देखिए 4 इधर आ जाएगा और p स्क्वायर इधर अपान में आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4 और p स्क्वायर अपान में, तो 4 अपान p स्क्वायर, 1 अपान h स्क्वायर प्लस 1 अपान k स्क्वायर। अब देखिए जिन बिंदुओं का बिंदुपथ निकालना होता है उन बिंदुओं के पदों में समीकरण आना चाहिए। तो यहाँ पर बिंदुपथ किसका निकालना था? h और k का। देखिए तो ये समीकरण h और k के पदों में आ गया। अब आपको बताया गया था अंत में उन्हीं बिंदुओं को x, y से संतुष्ट करा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे h, k का बिंदुपथ। बिंदुपथ मतलब अंत में जिन बिंदुओं का बिंदुपथ निकालना होता है अंत में उन्हीं बिंदुओं को x, y से संतुष्ट करा देते हैं। जिन बिंदुओं का बिंदुपथ निकालना होता है अंत में उन्हीं बिंदुओं को x, y से संतुष्ट करा देते हैं। देखो तो इन्हीं को x, y से, मतलब h की जगह x, k की जगह y, ये हो जाएगा। देखो यहाँ हो जाएगा x और k की जगह y। अब देखिए ये सिद्ध हो गया है ना। अच्छा सवाल। हमने आपको बताया हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से आप केवल जुड़िए, आपको मज़ा ना आए तो कहना हाँ, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो और अच्छे क्वेश्चन बताते हैं, इसके और भी अच्छे क्वेश्चन लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, हमने आपको बताया कि हमारे वीडियो में NCERT के होंगे, NCERT एग्जाम्पलर होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये NCERT एग्जाम्पलर है। ये जो पहले लिखा है ये NCERT एग्जाम्पलर है और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, सुनिए मेरी बात को। और ये जब 2 बताएंगे तो इन दोनों के जैसे हम 4 क्वेश्चन अभी उसमें से जो 4 अभी लिखेंगे उनके आंसर लिखेंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे और कमेंट्स करके बताना होगा आ गए कि नहीं आ गए। जो 4 लिखेंगे उनमें से एक आध NCERT के भी होंगे।
हमने आपको बताया एनसीईआरटी के भी हमारे वीडियो मिलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिलेंगे और अन्य बुकों के अच्छे क्वेश्चन में मिलेंगे। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये इन दोनों को बताएंगे, इन दोनों के जैसे 4 क्वेश्चन आंसर सही तभी स्क्रीन पर लिखेंगे, बोर्ड पर दिखेंगे, वो आपको घर में सॉल्व करने हैं और कमेंट्स करके बताना है कैसा लगा है, आंसर सही लिखे जाएंगे। देखिए लिखा है एक रेखा -4, 3 से होकर जाती है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन सीखना बहुत ज़रूरी, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन सीखना, देखिए मैथ फॉर्मेलिटी के लिए ना पढ़िए, मैथ में थोड़ी सी मेहनत करिए और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आप 100% परिपक्व हो जाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल एक एक चीज़ अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आपको 100% समझाएं, एक एक चीज़ क्लियर कर दें। अब देखिए एक रेखा -4, 3 से जाती है और इसका अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग इस बिंदु द्वारा, इस बिंदु को मतलब इसी बिंदु द्वारा 5, 3 में विभाजित होता है। तो रेखा का समीकरण, देखिए एक चित्र बनाते हैं। एक रेखा -4, 3 से जाती है, तो -4, 3 इधर कहीं होगा, ये जैसे देखिए, ये मान लीजिए -4, 3 ऐसे जाती रेखा, ये मान लो -4, 3। एक रेखा -4, 3 से होकर जाती है, ये है -4, 3 से होकर जाती है। मान लो ये रेखा ए बी है, ये देखो रेखा ए बी -4, 3 से होकर जाती है और इसका अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग, देखिए आपको 20-25 बार समझा चुकी, पिछले 2 लेक्चर से समझा के आ रहा है कि जो OA है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड। OA को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष पर अंतःखंडित भाग। और OB क्या है? वाई अक्ष पर अंतःखंडित भाग, क्योंकि इधर ये एक्स डैश होगा ना, इधर एक्स होगा, ये वाई है, इधर नीचे वाई डैश, तो OA क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष पर अंतःखंडित भाग, और OB क्या हो जाएगा? वाई अक्ष पर अंतःखंडित भाग। देखिए OA हो गया एक्स अक्ष पर अंतःखंडित भाग, OB हो गया वाई अक्ष पर अंतःखंडित भाग, और AB क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग। AB हो जाएगा अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे 3-4 क्वेश्चन लिखेंगे, उसमें NCERT के भी होंगे, आपको लगाने होंगे, दूसरा भी बताएंगे, समझिएगा। तो एक रेखा -4, 3 से होकर जाती, ये मान लो, ये बिंदु मान लो P है या C है, चलो P मान लो, ये -4, 3 से होकर जाती है और इसका अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग, तो अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग कौन है? AB। इसका अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग इस बिंदु द्वारा, इस बिंदु का मतलब इसी बिंदु द्वारा 5:3 में विभाजित होता है। अक्षों के बीच जो अंतःखंडित भाग AB है ना, इस बिंदु द्वारा कितने अनुपात में विभाजित होता है? 5:3 में, ऐसे 5:3 में विभाजित होता है, 5:3 में विभाजित होता है, 5:3 में विभाजित होता है। गौर से देखिएगा, ऐसे सवाल जो बच्चे लगाते नहीं, छोड़ देते हैं और फिर दिक्कत होती, तो मैथ को बिल्कुल, मैथ की जड़ तक जाइए, सीखिए, जुनून पैदा करिए, तब मैथ आने वाली। देखिए कहा गया है अक्षों के बीच रेखा -4, 3 से होकर जाती है, ऐसे जाएगी क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में है ये बिंदु, और इसका अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग, तो अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग कौन है? AB है। अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग इस बिंदु द्वारा, इस बिंदु का मतलब यही -4, 3, इस बिंदु द्वारा 5:3 में विभाजित होता है। देखो तो यही जो अक्षों के बीच का अंतःखंडित भाग है, अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग कौन है? AB है। अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग कौन है? AB। इस बिंदु द्वारा मतलब -4, 3 द्वारा, इस बिंदु द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है? 5:3, मतलब ये 5 और ये 3, ये 5 और ये 3, ये भाग 5 भाग ये 3 भाग। तो कहा गया रेखा का समीकरण। देखिए हम लोग एक काम करें, रेखा का समीकरण अगर निकालना है तो हम लोग ये सूत्र लगा दें, थोड़ा सा देखिएगा, x/a + y/b = 1। हमने आपको बताया था, पिछले 2 लेक्चर में बताया था कि कैसे पता चलेगा कि यही सूत्र लगाया जाए। भाई कैसे पता चलेगा कि यही फार्मूला लगाया जाए? तो हमने आपको क्लियर किया था, हमने आपको बताया था कि जब किसी भी क्वेश्चन में दोनों अक्षों पर अंतःखंडित भाग की बात की जाए, अक्षों पर अंतःखंडित भाग की बात की जाए, अक्षों पर अंतःखंडित भाग की, देखिए समझना भी होता है कि यही सूत्र क्यों लगा दें। तो जब किसी भी सवाल में अक्षों पर अंतःखंडित भाग की बात की जाए, अक्षों पर
अंताखंडित भाग की बात की जाए तो फिर यही सूत्र लगाना होता है, x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1। ए क्या होता है, x अक्ष पर कटा अंताखंड, b क्या होता है, y अक्ष पर कटा अंताखंड। चलिए मान लीजिए ये अंताखंड ए है, थोड़ा देखिएगा, ये अंताखंड ए है और मान लीजिए ये अंताखंड बी है, तो ये निर्देशांक कितना बनेगा, ये बनेगा a कामा 0 और ये वाला क्या बनेगा बताओ, ये वाला बनेगा 0 कामा बी, 0 कामा बी। यही अगर अंताखंड पता चल जाए, थोड़ा सा देखिएगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये गलत है, क्यों गलत है सुनिए, वो इसलिए गलत लग रहा होगा क्योंकि ये x अक्ष की ऋण दिशा में है तो a का मान माइनस होना चाहिए। देखिए हम सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे, हमने बताया आप बिल्कुल अगर जुड़ गए हमारे चैनल से तो 100% परिपक्व बनेंगे। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये a ना हो कि माइनस a होना चाहिए, हमें भी ऐसा लग रहा है, क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये x अक्ष की ऋण दिशा में है। तो आप अगर इसको a लिखते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, गलत नहीं होगी। अब कुछ लोग सोच रहे हैं क्यों गलत नहीं होगा भैया, तो गलत इसलिए नहीं होगा कि जब आप a को सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू माइनस में ही आएगी, जब इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर a माइनस का होना चाहिए। a माइनस का क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये कहाँ पर है, x अक्ष की ऋण दिशा में है, ये x अक्ष की ऋण दिशा में इसलिए इसे माइनस में होना चाहिए, x अक्ष की ऋण दिशा में है इसलिए इस a को कैसा होना चाहिए, माइनस में। तो जब हम लोग सॉल्व करके a की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में ही आएगा और ये 0 कामा b। तो अब हम इस प्रकार से सॉल्व करें कि हमें मान पता चल जाए, किसका मान पता चल जाए, a और b का। जब हमें a और b का मान पता चल जाएगा तो यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो a और b का मान कैसे पता चलेगा, देखिए तो हम लोग विभाजन बिंदु का सूत्र लगा दें ऐसे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब दिमाग में ये चीज़ जरूर आई होगी कि ये सूत्र क्यों लगा दें, इस सूत्र से a और b का मान पता चलेगा, a और b का मान यहाँ रखेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए तो कैसे लगेगा, देखो समझिएगा थोड़ा सा, ये है x1 y1 x2 y2, ऐसे चाहे अलग ले लो इतना, देखो ऐसे देखो a और ये b, a वाला कितना है, ये a कामा 0 है, b कितना है, ये 0 कामा b है, और p, ये p कितना है -4 कामा 3, और ये कितना है देखो 5 भाग, और ये कितना है 3 भाग। ऐसे थोड़ा समझ में बहुत अच्छा आएगा। तो ये सब क्यों कर रहे हैं, a और b का मान निकालने के लिए। a और b का मान यहाँ रखेंगे, आंसर आ जाएगा। अभी हमने आपको बताया था 4 क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे, इसको बताने के बाद आंसर है, और वो चारों इन्हीं दोनों के जैसे होंगे, इसलिए आपको सॉल्व करनी होगी। देखिएगा थोड़ा सा, तो इसमें ये है x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, ये है x, ये है y, ये है m1, ये है m2। तो x बराबर जो विभाजित करता है वही x y होता है। तो यहाँ पर विभाजित कौन कर रहा है, p विभाजित कर रहा है, किसको विभाजित कर रहा है, अक्षों के बीच अंताखंडित भाग को, मतलब ए बी को, किस अनुपात में, 5:3 में। तो देखिएगा जरा, तो जैसे होता है x बराबर तो -4 बराबर, फिर होता है m1 x2, देखो तो m1 ये x1 y1 x2 y2 xy, m1 x2 5 गुणते 0 0 हो जाएगा, m2 x1 m2 और x1 3a हो जाएगा, अपान m1 प्लस m2 5 प्लस 3 ये हो जाएगा 8, 8 चौके 32 बराबर 3a। तो a बराबर देखो कितना आ जाएगा, -32/3। अभी हम आपसे कह रहे थे a का मान माइनस में आएगा, क्योंकि ये x अक्ष की ऋण दिशा, यहाँ पर a प्लस का ना होकर माइनस का होगा। देखो a का मान माइनस में आ गया। अब देखिए y बराबर, तो y मतलब 3 बराबर, y मतलब 3 बराबर, केवल आप गौर से देखिएगा, m1 y2 m1 और y2 5 गुणते b, m2 y1 m2 3 और y1 0 0 हो जाएगा, m1 प्लस m2 5 प्लस 3 ये 8 त्रिका 24 बराबर 5b, b बराबर 24/5। अब देखिए b का मान प्लस का आया, a का मान माइनस का, b इधर वैसे भी प्लस का होगा। अब देखिए रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण x अपान a -32/3, तो 3 देखो यहाँ देखोगे ऊपर चला जाएगा, प्लस y अपान b, b की वैल्यू लिखोगे 24/5,
बटे 5 तो 5 इधर बराबर 1, इनका एलसीएम कर लो 96, तो 32 तिरका माइनस इधर हो जाएगा, 32 तिरका 96 और 3 तिरका 9, 24 चौके 96 और 4 पंचे 20 बराबर 1, तो -9x + 20y बराबर 96। ये हुआ समीकरण। ये सारे टर्म एक ही तरफ कर दो। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो इसके बाद वाला बताते हैं, इसके बाद वाला आपको समझाते हैं और गौर से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब इसके बाद वाला समझाएंगे तो और भी लिखेंगे इसी टाइप। अब देखिए इसका दूसरा वाला सवाल, फिर इसी टाइप के 3-4 सवाल लिखेंगे आंसर सहित, उसमें एनसीईआरटी के भी होंगे। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर था, जैसे पहला लगा वैसे दूसरा भी लगेगा, समझ लीजिए। उस रेखा का समीकरण जो P 1, -7 से जाती है, देखा जाए तो 1, -7 इधर कहीं होगा, क्योंकि देखिए चौथे चतुर्थांश में होगा। ये मूल बिंदु है, ये x अक्ष है, ये y डैश है, इधर x डैश होगा। 1, -7 चौथे चतुर्थांश में होगा। क्यों? क्योंकि देखिए x प्लस का y माइनस का है, तो ऐसे जाएगी रेखा। ये मान लो A है, ये B है। अब देखिए चलो इसको A मानो, x अक्ष पर ये A है और ये देखिए B है। ऐसे 1, -7 से होकर जाती है, ये बिंदु P है, ये बिंदु P है। 1, -7 से होकर जाती है, 1, -7 से जाती है। और देखिए 1, -7 कहाँ पर होगा? चौथे चतुर्थांश में होगा। और अक्षों को A तथा B पर काटती है। अक्षों को A और B पर इस प्रकार काटती है कि 4AP - 3BP बराबर 0। अक्षों का मतलब हो गया x अक्ष और y अक्ष। देखिए तो x अक्ष को A पर काटती है, y अक्ष को कहाँ पर काटती है? B पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि OA क्या होगा? OA होगा x अक्ष पर कटा अंतःखंड। OA क्या होगा? x अक्ष पर कटा अंतःखंड। OA होगा x अक्ष पर कटा अंतःखंड। और OB क्या होगा? y अक्ष पर कटा अंतःखंड। और AB क्या होगा? अक्षों के बीच कटा अंतःखंड। इस प्रकार से काटती है। रेखा का समीकरण बताना है। देखिए इसमें भी हम लोग सुनो, इसमें भी हम लोग रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, गौर से देखिएगा। जैसे अभी बता रहे थे, रेखा का समीकरण निकालने के लिए हम लोग ये सूत्र लगाएंगे, x/a + y/b बराबर 1। ये हमने आपको बताया था कि ये सूत्र हम लोग कब तक लगाते हैं। मान लीजिए आपको भी तो पता होना चाहिए कि ये सूत्र कब लगाएंगे, जब दोनों अक्षों पर अंतःखंड की बात पता चल जाए या अंतःखंड की बात की जाए। जिस सवाल में दोनों अक्षों पर, दोनों अक्षों का मतलब हो गया x अक्ष और y अक्ष, दोनों अक्षों पर अंतःखंड की बात की जाए, दोनों अक्षों पर अंतःखंड की बात की जाए, तो हम लोग ये सूत्र लगा सकते हैं। A क्या होता है? x अक्ष पर कटा अंतःखंड। और B क्या होता है? y अक्ष पर कटा अंतःखंड। तो हमें यहाँ A और B की वैल्यू निकालनी होगी, A और B की वैल्यू। देखिए तो ये मान लीजिए कि ये वाला A है, x अक्ष पर कटा, ये हो जाएगा a, 0। और ये y अक्ष पर कटा अंतःखंड B है, ये निर्देशांक हो जाएगा 0, B, 0, B। देखिए फिर कुछ लोगों को, जैसे भी ऊपर वाला सवाल बताया था वैसे नीचे वाला, फिर कुछ लोगों को लग रहा होगा ये गलत है, यहाँ B माइनस का होना चाहिए, क्योंकि ये y अक्ष की ऋण दिशा में है। y अक्ष की ऋण दिशा में तो निर्देशांक क्या होना चाहिए? 0, -B। तो ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब इसको हल करोगे तो जो b का मान आएगा वो माइनस में, जैसे अभी ऊपर वाले सवाल में a का मान माइनस में आया था क्योंकि a इधर था। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके b की वैल्यू निकालेंगे, जब सॉल्व करके b की वैल्यू निकालेंगे तो जो b की वैल्यू आएगी वो माइनस में ही आएगी, जो b का मान आएगा वो माइनस में ही आएगा। b की जो वैल्यू आएगी, b का जो मान आएगा वो माइनस में ही आ जाएगा। a और b का मान यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा अभी और देखिए, इसमें वो कुछ दिया गया, ये दिया गया 4AP - 3BP बराबर 0, या इसको लिख सकते हो 4AP बराबर 3BP, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो AP/BP बराबर 3 और 4, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो AP, क्योंकि इसका ऐसे अगर गुणा करते हो, क्रॉस गुणा अगर कर देते हो, अगर क्रॉस गुणा कर देते हो ऐसे, तो 4AP 3, मतलब AP और BP का जो अनुपात है, ऐसे कह सकते हैं AP और जो BP का अनुपात है वो 3:4 है।
3:4। AP और BP का जो अनुपात है वो 3:4 है। AP और BP का अनुपात तो देखिए, देखने से तो नहीं लग रहा, P थोड़ा इधर कर लो, उसमें क्या, ये P इधर कर लो, 3:4 मतलब ये 3 और ये 4। AP और BP का जो अनुपात है वो 3:4 है। AP और BP का जो अनुपात है, AP अनुपात BP 3:4। फिर अभी जो सवाल में किया गया था वही अंताखंड वाला सूत्र लगाएंगे। देखिए ऐसे मान लो ये x1 y1 x2 y2 इसको समझो x1 y1 x2 y2 m1 m2 xy। जैसे सूत्र बताया गया था x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। देखिए तो x1 y1 x2 y2 xy m1 m2, अगर इस साइड से ले रहे हैं, इस साइड से ले रहे हैं ना AP की साइड से, तो ये m1 ये m2। अगर इस साइड से लें तो ये m1 ये m2, तो इसी साइड से। जैसे इसको हमने क्या समझा, इसको समझो x1 y1, इसको क्या समझो x2 y2, और ये है x और ये है y, तो ये क्या हो जाएगा m1 और ये क्या हो जाएगा m2। ऐसे देखो तो x बराबर, x का मतलब 1 बराबर m1 x2, m1 और x2 0 हो जाएगा, m2 x1, m2 4 और x1 a अपान m1 प्लस m2 3 प्लस 4 ये 7 तो जाएगा 4a, तो a बराबर देखो हो जाएगा 7/4। फिर होता है y बराबर गौर से देखिएगा, ये होता है m1 y2 प्लस m2 y1। देखिए कुछ लोगों के दिमाग में अगर ऐसे आया वो सुन लीजिए, कुछ लोग सोच रहे हैं सर इसको x1 y1 x2 y2 इधर, इसको m1 इधर m2 और इसको x कामा ऐसे नहीं कर सकते, इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, इसको m1 m2 मान लें, तो लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगा सकते हैं। y बराबर, y मतलब -7 बराबर देखिए m1 y2 3b m2 y1 0 हो जाएगा अपान m1 प्लस m2। ये 7 सते 49, तो -49 बराबर 3b, b बराबर -49/3, 7 सते 49। अब देखिए, अब ये b का मान देखो, b का मान हमने कहा था b इधर है, y अक्ष की ऋण दिशा में है, तो b का मान कैसा आएगा माइनस में। देखिए माइनस में आया, ये b का मान यहाँ रख दो, ये a का मान रख दो, जैसे अभी हल किया था, हल कर लेंगे। तो अब 4 सवाल लिखने जा रहे हैं, आंसर सहित, उसमें एक आध NCERT के होंगे, लेकिन वो चारों इन्हीं दोनों के कॉन्सेप्ट पर निर्भर हैं। तो आप आंसर सहित लिखेंगे, लगाइएगा जरूर और कमेंट्स करके बताना आए कि नहीं आए। पहले इनका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब देखिए ये 3 सवाल वैसे ही लिखें जैसे अभी आपको हमने बताया था। ये जो सबसे पहला वाला है ये NCERT बुक का है, NCERT बुक का। एक रेखा H, K से होकर जाती है और इसका अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग इस बिंदु द्वारा 1:2 में विभाजित होता है, तो रेखा का समीकरण। ये लिखा है आंसर, NCERT बुक का है। उस रेखा का समीकरण जो P2,6 से जाती है और अक्षों को A तथा B पर इस प्रकार काटती है कि AP/BP बराबर 2/3। तो ये आंसर अभी बताया था। AP और BP मतलब AP और BP का अनुपात 2:3। एक रेखा का अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग बिंदु 3,4 द्वारा 2:3 में विभाजित होता है, तो रेखा का समीकरण। ये तीनों सवाल आपको लगाने और कमेंट्स करके बताना है, तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरे बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट्स जरूर करिएगा। देखिए अच्छे क्वेश्चन लगाइएगा जरूर, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस ही मांगती है। अब देखिए ये 2 सवाल आपको बोर्ड में दिखाई दे रहे होंगे, दोनों एक जैसे हैं। इसमें से दूसरा आपको लगाना है, उसका आंसर भी लिखा, पहला हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। और देखिए पहला NCERT का है, जो पहला वाला क्वेश्चन है वो NCERT से है, गौर से देखिएगा। जो पहला वाला क्वेश्चन है वो NCERT का है, NCERT का अच्छा क्वेश्चन है NCERT का। कहा गया उस रेखा का समीकरण जो 2,2 से जाती है तथा रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग 9 है
और एक रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग 14 है तथा रेखा 3,4 से जाती है, तो रेखा का समीकरण। तो दूसरा आपको लगाना है, पहला एनसीईआरटी का हम आपको बता रहे हैं। रेखा 2,2 से जाती है तथा रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग, अक्षों का मतलब एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंडों के। तो देखिए, जब हमने आपको बताया था कि किसी भी सवाल में दोनों अक्षों पर अंतःखंड की बात की जाए, दोनों अक्षों का मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दोनों अक्षों पर अंतःखंड की बात की जाए तो हम लोग रेखा का समीकरण का कौन सा सूत्र लगाएं। देखिए यहाँ पर पहला बता रहे हैं, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1। अगर आपसे कोई पूछ ले यही फार्मूला क्यों लगाएगा, तो हमने कहा आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, रटना नहीं, 100% समझना है कि यही कॉन्सेप्ट क्यों लगाया जा रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जब किसी भी सवाल में दोनों अक्षों पर कटे अंतःखंड की बात की जाए, दोनों अक्षों पर काटे गए अंतःखंड की बात, दोनों अक्षों का मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष और एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ए और वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड बी है। अगर देखिए, चित्र बनाना जरूरी नहीं, चाहो तो बना लो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। कि रेखा देखो, चाहो तो ऐसे बना लो रफली सा। ये रेखा देखो 2,2 से जाती है, 2,2 से, ये 2,2 से जाती है। ये अंतःखंड मान लो ए है और ये अंतःखंड बी है। तो सवाल में बोला गया तो हमें अगर ए और बी का मान पता चल जाए, अगर किसी भी तरीके से हल करने से हमें किसका मान पता चल जाए, ए और बी का, तो ए और बी का मान यहाँ पर रख दिया जाए तो आंसर आ जाएगा, रेखा का समीकरण आ जाएगा। हमने आपको बताया था हम लोग ये वाला फार्मूला कब लगाते हैं, जब किसी भी सवाल में दोनों अक्षों पर कटे अंतःखंड की बात की जाए। जब किसी भी सवाल में दोनों अक्षों पर कटे अंतःखंड की बात की जाए, किसी भी सवाल में दोनों अक्षों पर कटे अंतःखंड की, एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड और वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड, दोनों अक्षों पर कटे अंतःखंड की बात की जाए, तो आगे आए रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग 9 है। तो रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड जो हैं उनका योग, तो एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, ए है, और वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, देखिए बी है। एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ए है और वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बी है, और दोनों का योग मतलब a प्लस बी बराबर 9 है। अब देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, गौर से देखिएगा। तो यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हो, b बराबर लिख सकते हो 9 माइनस ए। तो देखिए समीकरण कैसे लिखा जाएगा, गौर से देखिएगा। x अपान ए प्लस वाई अपान बी, बी की जगह लिख दिया जाए 9 माइनस ए। ये कैसे हुआ, अक्षों पर कटे अंतःखंडों का योग। ए क्या होता है, एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड, बी क्या होता है, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड, और दोनों अंतःखंडों का योग मतलब a प्लस बी बराबर 9, तो b बराबर 9 माइनस ए, अब बराबर 1। अब देखिएगा, इस रेखा को 2,2 से संतुष्ट करा दिया जाए, क्योंकि 2,2 से होकर जाती है, तो 2,2 से संतुष्ट कराने पर, देखिए जब बात संतुष्ट कराने की आती है तो हम आपको 20-25 बार बता चुके हैं कि रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है, ये पिछले लेक्चर में बताया था कि रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है या जो बिंदु रेखा पर स्थित है, मेरी बात सुनिएगा, ये कई बार बता चुके हैं, आज फिर बता दे रहे कि रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है या जो बिंदु रेखा पर स्थित है, रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है या जो बिंदु रेखा पर स्थित है, वो बिंदु हमेशा रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो अब अगर पूछ लिया जाए, मान लीजिए किसी ने आपसे कह दिया, तो क्या हमेशा संतुष्ट कराएंगे? नहीं, संतुष्ट करेंगे हमेशा। जिस बिंदु से रेखा होकर जाती है या जो बिंदु रेखा पर स्थित है, वो बिंदु रेखा के समीकरण को सदैव संतुष्ट करेंगे, लेकिन हर समय संतुष्ट नहीं कराएंगे। जब जरूरत पड़ेगी, यही पिछले 2 लेक्चरों में यही बताते चले आए कि जब जरूरत पड़े संतुष्ट हमेशा करेंगे। कौन से बिंदु संतुष्ट करेंगे? जिस बिंदु से होकर रेखा जाती है वो बिंदु, या फिर कह दिया जाए जो बिंदु रेखा पर स्थित हैं वो बिंदु हमेशा रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो क्या हर समय संतुष्ट कराएंगे? नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब संतुष्ट कराएंगे। तो इसमें ज़रूरत है, तो देखो रेखा किससे होकर जाती है? 2,2 से। 2,2 से इसको क्या करा दिया जाए? संतुष्ट करा दिया जाए। संतुष्ट कराने मतलब x की जगह 2, y की जगह 2। अब
क्यों संतुष्ट करा? हमने कहा हर समय नहीं संतुष्ट कराएंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तब संतुष्ट कराएंगे। तो क्यों संतुष्ट करा दिया जाए? क्योंकि संतुष्ट कराने से ए की वैल्यू निकल आएगी, और जब ए और बी की वैल्यू निकल आएगी तो यहाँ रख देंगे तो समीकरण निकल आएगा। हमने कहा था उस समय संतुष्ट कराते हैं जब हमें ज़रूरत हो। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत है संतुष्ट कराने की। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि संतुष्ट करा देंगे तो ए और बी का मान आएगा, यहाँ रखेंगे तो आंसर आएगा। तो देखिए कैसे संतुष्ट कराएंगे, बहुत एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। एक्स की जगह 2 रख देंगे, वाई की जगह भी 2 लिख देंगे, एलसीएम कर लेंगे, ए और 9 माइनस ए एलसीएम करें, 2 का इसमें गुणा होगा 9 माइनस ए में, तो हो जाएगा 18 माइनस 2a, और 2 का ए में होगा एलसीएम करने 5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा देखिए 18, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर 1 में गुणा हो जाएगा, इसका इधर 1 में गुणा, तो हो जाएगा a और 9 माइनस ए, तो 18 बराबर 9a माइनस ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 बराबर 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे 6 तिरका 18, द्विघात समीकरण ना, 6a माइनस 3a, ये द्विघात समीकरण इसके गुणनखंड हो जाएंगे, द्विघात समीकरण के गुणनखंड हो जाएंगे। गौर से देखिएगा, द्विघात समीकरण के गुणनखंड हो जाएंगे। a कॉमन करेंगे तो a माइनस 6 माइनस 3 कॉमन करेंगे a माइनस 6, a माइनस 6 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा a माइनस 3, a माइनस 6 बराबर 0 तो a बराबर 6, a माइनस 3 बराबर 0 तो a बराबर 3। देखिए a के 2 मान आ गए। अब देखो b बराबर कितना है, देखिएगा थोड़ा सा, 9 माइनस a है, तो a की जगह जैसे हम लोग 6 ले लें, a की जगह यहाँ 6 ले लें तो b का मान कितना आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ जब 6 रखोगे 9 माइनस 6 तो 1 ये हो गया। अब अगर a का मान हम लोग 3 लेते हैं, a का मान 3 लेते हैं तो b का मान कितना आ जाएगा 6, तो ये 2 समीकरण आएंगे, इसलिए इसमें भी 2 आएंगे। देखो क्या होता है, x अपान a की जगह 6 ले लें, प्लस y अपान b की जगह 3 ले लें बराबर 1, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। और दूसरा कैसे होगा, देखो x अपान a की जगह 3 ले लें, y अपान b की जगह 6 ले लिया जाए बराबर 1, इसको हल कर दें और इसको हल कर दें तो 2 आंसर हो जाएंगे। इसको हल करने से एक आंसर आएगा, इसको हल करने से, तो ये भी देखो इसमें 2 आंसर आए। तो अच्छा सवाल है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक सवाल और बताते हैं, वो भी एनसीईआरटी का, जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए ये सवाल, ये एनसीईआरटी का है, बहुत सरल है, इसी टाइप का भी एक बताया था। जो सबसे पहला सवाल बताया था आज बिंदुपथ वाला, आज के लेक्चर में जो सबसे पहला आपको सवाल बताया गया था बिंदुपथ वाला, उसी के जैसा ये भी, बस इसमें बिंदुपथ नहीं निकालना है। देखिए एनसीईआरटी बुक का है, एक रेखा अल्फा कामा बीटा से जाती है तथा यह बिंदु, यही बिंदु मतलब अल्फा कामा बीटा रेखा द्वारा अक्षों के बीच काटे गए अंतःखंड को समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध करिए रेखा का समीकरण। एक फिगर देखिए, जैसे ये है, ये बी, एक रेखा अल्फा कामा बीटा से जाती है, ये देखिए अल्फा कामा बीटा से जाती है, और यही बिंदु, गौर से देखिएगा, यही बिंदु देखिए, एक रेखा अल्फा कामा बीटा से जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। और अगले वीडियो से लंब रूप समीकरण लेकर के आएंगे, लंब रूप समीकरण आपके लिए लेकर के आएंगे, लंब रूप समीकरण एक नया टॉपिक होगा। गौर से देखिएगा, समझिएगा, मज़ा आने वाला है। और सब्सक्राइब पहले कर दीजिए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करते तो मज़ा नहीं आता है, थोड़ा कमेंट्स जरूर करिए। और देखिए सब्सक्राइब कर दीजिए, आने वाले समय में इंटर के आपको चैप्टर वाइज सारे वीडियोज़ मिलेंगे। इसलिए तो देखिए ज़रा, एक रेखा अल्फा कामा बीटा से जाती है ये, तथा यह बिंदु मतलब यही बिंदु रेखा द्वारा अक्षों के बीच काटे गए अंतःखंड को समद्विभाजित करता है। देखिए रेखा द्वारा अक्षों के बीच कटा अंतःखंड कौन है, फिर वही चीज़, OA क्या है, एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड, OB क्या है, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड, और AB क्या है, अक्षों के बीच कटा अंतःखंड। तो कहा गया यही बिंदु मतलब ये अल्फा कामा बीटा रेखा द्वारा अक्षों के बीच काटे गए अंतःखंड को, तो अक्षों के बीच काटा गया अंतःखंड कौन है, AB, रेखा द्वारा अक्षों के बीच काटे गए अंतःखंड को समद्विभाजित करता है। अंतःखंड को समद्विभाजित करता है मतलब ये जो बिंदु है, मान लो P है, ये जो बिंदु है अक्षों के बीच कटे अंतःखंड को, मतलब किसको, AB को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब अल्फा, समद्विभाजित करता है मतलब
किसको समद्विभाजित करता है? अक्षों के बीच काटे गए अंतःखंड को। देखिए तो अक्षों के बीच काटा गया अंतःखंड कौन है? ए बी। तो ये बिंदु मतलब यही अल्फा कामा बीटा, यह बिंदु अक्षों के बीच काटे गए अंतःखंड को समद्विभाजित करता है। मतलब यही जो बिंदु है ये ए बी को समद्विभाजित करता है, मतलब जो पी है वो ए बी को समद्विभाजित करता है। तो अगर पी ए बी को समद्विभाजित करता है तो कह सकते हैं पी ए बी को समद्विभाजित करता है, मतलब पी ए बी का, पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। कह सकते हैं जो पी है वो ए बी का मध्य बिंदु है। क्यों? क्योंकि यह बिंदु अक्षों के बीच कटे अंतःखंड को, मतलब यह बिंदु मतलब पी अक्षों के बीच कटा अंतःखंड मतलब ए बी को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। मतलब जो पी है वो ए बी को समद्विभाजित करता है। तो P अगर ए बी को समद्विभाजित करता है मतलब P ए बी का मध्य बिंदु है। अब देखो तो इसमें सूत्र कौन सा लगाओगे? रेखा का समीकरण x अपान ए y अपान बी बराबर 1। तो ये मान लो x अक्ष पर कटा अंतःखंड A है, ये y अक्ष पर कटा अंतःखंड B है। तो ये निर्देशांक हो जाएगा a कामा 0 और ये हो जाएगा 0 कामा B। अब इसमें भी अगर a और b का मान निकल आए, किसी भी तरीके से a और b का मान पता चल जाए, इसमें भी अगर किसी भी तरीके से a और b का मान पता चल जाए तो सूत्र लगा देंगे x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1। तो देखिए तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। ये देखिए तो x बराबर यही मध्य बिंदु है, तो ये x, ये y, ये x1 y1 x2 y2। फिर से देखिए ये है x, ये है y, ये है x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 xy। तो x बराबर, x मतलब अल्फा बराबर x1 a प्लस x2 0 बटे 2। तो हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 अल्फा बराबर a। तो a की वैल्यू ये निकल आई। अब y बराबर, तो y मतलब बीटा बराबर y1 0 प्लस y2 b बटे 2। तो हो जाएगा 2 बीटा बराबर b। अब समीकरण देखो कैसे, तो x अपान a की जगह 2 अल्फा और y अपान b की जगह 2 बीटा, b की जगह 2 बीटा। ये देखिए यही सिद्ध करना था। तो ये टॉपिक खत्म हुआ। अब लंब रूप समीकरण चलेगा नेक्स्ट वीडियो से। अब अगर आपको लगा हो मिनट की तो सब्सक्राइब कर दीजिए भैया और शेयर करिए और कमेंट्स तुरंत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ जाइए हमारे चैनल से इंटर क्लास की मैथ और कंपटीशन की पढ़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।